Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 12, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपी के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। मैं आज यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, अगर आप लोगों को उनका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, टेलीग्राम सपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके वो आज एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पे एक बहुत ही अच्छी एश्योर्ड सीट के साथ बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज को वो कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला जो पोस्टर है 2026 के जो टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम हो, तो आप भी नर्सिंग गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलेगी कि कौन कौन से हम मॉडल पेपर जो है सॉल्व करा रहे हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन या फिर किसी भी एग्जाम रिलेटेड डाउट को जो है आप आराम से हमारे साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है चाहे तो आप अपना जो ऐप है नर्सिंग गुरुकुल का प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड कर लें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। सो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 12। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से मॉडल पेपर की सीरीज कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई आंसर करेक्ट है वो तो ठीक है, बट जो इनकरेक्ट आंसर होता है मैं उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अभी यहाँ पे या मॉडल पेपर में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके जो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको आंसर बता दिया, दैट्स इट, खत्म हो गया। बट कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस रेस्ट ऑप्शंस हैं क्वेश्चन उनमें से बन के आ जाता है, तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से एसिमुलेट करके और फिर आगे चलना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अच्छा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30%। अब कैसे आएगा? चारगफ रूल होता है बेटा, ठीक है, चारगफ रूल होता है जो क्या बोलता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन होगा, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हमारा एडेनिन होगा उतना ही हमारा जो अमाउंट है वो थाइमिन का होगा, ठीक है, और जितना अमाउंट हमारा ग्वानिन का होगा उतना ही अमाउंट हमारा क्या होगा, साइटोसिन का होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा चारगफ रूल बोलता है। तो बेटा अब आपको पता है कि हमसे क्या पूछा है, ग्वानिन का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो अब आपको पता है टोटल मिला के जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। तो अब देखिए ए जो है, अगर ए का 20% है इट मीन्स टी भी 20% होगा, राइट। तो ए प्लस टी क्या हो गया बेटा, हमारा टोटल 40% हो गया, ठीक है, ए प्लस टी और जी प्लस सी, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, a प्लस टी तो हमारा हो गया 40%, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल कितने 100 है, तो 100 में से हमने 40 माइनस कर दिया, हमारा कितना बच गया 60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, g और c दोनों इक्वल है, ठीक है, g और c दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है और मुझे क्या निकालना है, ग्वानिन निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया 60, g क्या आ जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि जितना C होगा उतना ही G होगा। तो अगर G प्लस C 60 है तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है 2 से, तो क्या आ जाएगा 30 ईच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्ध स्वायत्त। हमसे पूछा गया कि किस कोशिका अंग को अर्ध स्वायत्त माना जाता है, ठीक है। तो अब हमारे को क्या बताना है इसके अंदर से कि कौन सा जो है हमारा सेमी ऑटोनॉमस जो है
ऑर्गेनली है। तो ऑप्शन सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो सही आंसर होगा। बेटा सेमी ऑटोनॉमस या फिर हम कह सकते हैं अर्ध स्वायत्त का क्या मतलब होता है कि ऐसी जो ऑर्गेनली होती है वो समवॉट इंडिपेंडेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने खुद के सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं बाय देमसेल्फ थ्रू फिजन, ठीक है। तो अर्ध स्वायत्त का क्या मतलब हुआ कि बेटा जिनके पास खुद का अपना डीएनए होगा, जिनके पास खुद का अपना क्रोमोसोम मतलब राइबोसोम होगा, ताकि वो खुद से क्या है अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अगर कोई चीज ना भी हो तो वो अपने फंक्शन को इजीली जो है परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया वो सही है। अगर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की जगह ऑप्शन में अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होता तो भी वो क्लोरोप्लास्ट जो है राइट आंसर होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो बेटा इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये लैक करता है, ठीक है बेटा। उसके अलावा ये एंटायरली जो है न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर मैं अगर बात करूं गोल्जी एपरेटस की, बेटा गोल्जी एपरेटस मेनली जो है वो सेंटर होता है, पैकेजिंग सेंटर, और ये जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता और ये खुद से प्रोटीन्स जो है वो भी इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लाइसोसोम की मैं अगर बात करूं बेटा, लाइसोसोम जो होता है एक सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव हमारे एंजाइम्स होते हैं और इनके अंदर जो है डीएनए नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय, तो हमारे को आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका, कि जो एक न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली क्षमता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो किसके द्वारा बनाई जाती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये बनाई जाती है। क्योंकि बेटा जो न्यूरॉन होता है वो मेंटेन करता है एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो एक नेगेटिव चार्ज मेंटेन करेगा इनसाइड रिलेटिव टू आउटसाइड, ठीक है, करीबन करीबन हमारा 70 इतना। अब यहाँ पे जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है वो एक्टिवली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है 3Na पॉजिटिव आयंस को आउट और हमारा 2K पॉजिटिव आयंस को इन, ठीक है, यूजिंग एटीपी, ठीक है। तो ये जो बेटा अनइक्वल एक्सचेंज होता है ये क्या करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। अगर मैं बेटा बात करूं कैल्शियम पंप की, तो कैल्शियम पंप जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, और क्या करता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है साइनेप्स के टाइम पे, बट ये प्राइमरी जो है रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए यूज नहीं होता। क्लोराइड चैनल की मैं अगर बात करूं, क्लोराइड चैनल जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नो डाउट ये इन्फ्लुएंस करता है, बट स्पेशली इनहिबिशन में इसका मेन रोल रहता है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव पंप नहीं होता। फिर मैं बात करूं हाइड्रोजन पंप की, तो बेटा जो हाइड्रोजन पंप होता है वो हमारा स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, या फिर हमारा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट ये न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C4 पाथवे फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि मतलब हमारे प्रकाश संश्लेषण के C4 मार्ग में बनने वाला पहला स्थिर उत्पाद क्या है, ठीक है। तो हमें बताना है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये हमारा सही आंसर होगा। C4 प्लांट बेटा यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले ले मेज, या फिर बेटा हम ले सकते हैं सॉर्गम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन होती है, ठीक है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन किस में होती है बेटा, मीजोफिल सेल्स में होती है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स में फर्स्ट फिक्सेशन होती है। जो बेटा CO2 होता है वो रिएक्ट करता है PEP के साथ, ठीक है, और फिर वो क्या बनाता है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। और इसीलिए इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, C4 पाथवे, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो किसका बन रहा है, कार्बन का मतलब 4 कार्बन वाले कंपाउंड का जो है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसीलिए ये जो पाथवे है
इस पाथवे का हमने नाम भी क्या रखा है, C4 पाथवे। मैं अगर बात करूं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, तो बेटा ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 पाथवे का, ठीक है। जो कार्बन अगर आपसे अभी देखिए, मैं वही आपको बोल रही हूँ ना कि मैं आपको ऑप्शंस क्यों एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा है अभी यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताइए C4 पाथवे का, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ ले फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताइए C3 पाथवे का। तो अगर आपको ऑप्शन में से आंसर पता होगा तो फिर आप आराम से इजीली उसको याद कर पाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन राइट ऑप्शन, तो ठीक है ये चीज है, बट जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो भी तो किसी क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA, दिस इज 3 कार्बन प्रोडक्ट, और ये क्या है, C3 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूं राइबोलॉस बिसफॉस्फेट या फिर RUBP की, तो बेटा ये हमारा 5 कार्बन है CO2 एक्सेप्टर C3 पाथवे में, बट ये प्रोडक्ट नहीं है। पी की बात करूं तो बेटा आपने देख लिया C4 पाथवे में ये क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, C4 पाथवे में प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैग पॉलीमरेज, अ थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज्ड इन PCR, इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम। कि बेटा जो हमारा PCR में जो उपयोग होने वाले थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम यानी कि जिनको हीट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, थर्मोस्टेबल यानी हीट से वो क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, कितनी भी हीट ज्यादा आ रही है उसमें वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो टैग पॉलीमरेज है वो किस जीवाणु से अलग किया जाता है, यानी कि जो टैग पॉलीमरेज है वो हम कौन से एंजाइम से आइसोलेट करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है डी, थर्मस एक्वाटिकस। बेटा जो ये टैग रखा गया है नाम इसका, वो इसी वजह से ही रखा गया, थर्मस एक्वाटिकस, T एंड एक्वाटिकस का AQ, ठीक है। तो बेटा जो हमारा PCR होता है, PCR को क्या चाहिए होता है बेटा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक तापमान चाहिए होता है, ताकि वो क्या कर सके, जो DNA है उसे डीनेचर कर सके, डीनेचर कर सके यानी कि उसको डिटैंगल कर सके, कि पहले जो है DNA क्या है इस तरीके से होता है, तो उसे अलग करने के लिए क्या करना होता है, डीनेचर करने की जरूरत होती है। तो जो नॉर्मल एंजाइम है वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर इतना ज्यादा हीट मिलेगा, बट टैग पॉलीमरेज बीइंग अ थर्मोस्टेबल एंजाइम, वो क्या होता है, कितना भी तुम उसे हॉट स्प्रिंग में रखो, कितने भी हाई टेम्परेचर दो, वो उसमें क्या है, स्टेबल रहता है और उसमें एक्टिवली अपना फंक्शन जो है वो उसे परफॉर्म करता है, ठीक है। ई कोलाई की बेटा मैं बात करूं तो ये कॉमन गट बैक्टीरियम है, जो इसका DNA पॉलीमरेज है वो डीनेचर करता है हाई हीट ऑफ PCR, ठीक है, यानी कि जो ये हमारा आप कह सकते हैं ये एंजाइम है ये तो डाई हो जाएगा। अगर मैं एग्रोबैक्टीरियम की बात करूं तो बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है एज अ वेक्टर, ताकि जीन की ट्रांसफर की जा सके, हीट स्टेबल एंजाइम नहीं है। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस की मैं बात करूं तो बेटा ये BT टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए मेनली इसका यूज होता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन शोज अ सिग्निफिकेंट पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, या फिर हम कह सकते हैं सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण में कौन सा हार्मोन का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि ल्यूटियल फेज में कौन सा जो हमारा हार्मोन है वो सबसे हाई पीक पे होता है। हमारा जो ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दैट विल बी द राइट आंसर। ओव्यूलेशन के बाद बेटा क्या होता है, जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं बेटा कॉर्पस लूटियम में, ठीक है, कॉर्पस लूटियम में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बेटा वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है यानी कि एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी, इसीलिए हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, मेंटेनिंग हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है उसको मेंटेनेंस के लिए क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। LH की बेटा मैं बात करूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, LH बेटा और FSH जो है वो हमारे गोनाडोट्रोपिन है जो पीक करते हैं जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, ये आफ्टर ओव्यूलेशन होता है, ये जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन पीक करते हैं, नॉट ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। तो हो सकता है आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब कि ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन जो है वो पीक करता है, क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले कौन सा जो हार्मोन है वो पीक करता है, ठीक है, पीक पे होता है। एस्ट्रोजन की बेटा बात करूं, एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी राइज होता है ल्यूटियल फेज में, पर प्राइमरीली जो सबसे ज्यादा पीक होता है वो कौन सा पीक होता है, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज एन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक सी और पॉन्ड इज जनरली, तो हमसे पूछा गया है कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उस, जैसे कि समुद्र हो गया या तालाब हो गया, तो उसमें बायोमास का पिरामिड जो है वो किस तरीके का होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, धुरी के आकार का होता है, या क्षैतिज होता है, यानी कि अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप्ड और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बेटा आंसर जो आएगा इसका आएगा हमारा उल्टा, उल्टा होता है। क्यों होता है उल्टा, क्योंकि बेटा जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हमारे इकोसिस्टम होता है तो उसमें जो हमारा पिरामिड होता है बायोमास का वो क्या होता है, अपराइट होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है अपराइट होता है। बट एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है यहाँ पे कि जो बायोमास होता है फिशेस का वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। क्यों, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा, उनका हाई, बहुत ज्यादा टर्नओवर रेट रहता है, और टर्नओवर रेट हाई इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, तो कोई उनका एक स्टैंडिंग क्रॉप जो है बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। अपराइट की मैं अगर बात करूं तो ये टिपिकल होता है फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का जो हमारा पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड। स्पिंडल शेप की बात करूं बेटा तो ये डिस्क्राइब करता है पिरामिड ऑफ नंबर्स को, ठीक है, एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं पैरासिटिक फूड चेन में, या फिर सिंगल अगर मैं किसी लार्ज ट्री की बात कर रही हूँ जहां पे बहुत सारे बर्ड्स जो है सपोर्ट हो रहा है वहां पे, उसकी। फिर मैं बात करती हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इज अ फिलेरियल वर्म दैट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ये एक फिलेरियल कृमि है जो निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बनता है। तो हमारे पास बीमारियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि कौन सा जो हमारा वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो किस, क्या कॉज है उसका, ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है एलिफेंटिसिस, जिसे हम हाथी पांव बोलते हैं, या फिर फाइलेरिया बोलते हैं, फिलियारियसिस, इसकी इसकी वजह से ये डिजीज जो है वो कॉज होता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है बेटा एक हेलमिंथ पैरासाइट है जो कि बेटा ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से ये क्या होता है, इन्फेक्ट होता है। और ये जो वर्म होता है बेटा ये कहाँ रहता है, लिम्फेटिक वेसल, जो लोअर लिम्ब होता है बॉडी के उसमें रहता है, और जिसकी वजह से एकदम से बहुत ज्यादा क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैरों के अंदर, ठीक है, एंड स्क्रोटम के अंदर, जिसकी वजह से हम उसे हाथी पांव बोलते हैं कि जो पैर है, लिब्स हैं, हमारे लिम्स हैं, या फिर जो स्क्रोटम वाला एरिया है उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा एकदम से हमारे आप कह सकते हो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है वो हाथी के पांव जैसा दिखने लगता है। मलेरिया की बात करो बेटा, मलेरिया आपको पता है ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जो होता है उससे होता है, और स्प्रेड किससे होता है, ये एनोफिलिस मस्कीटो से। एस्कैरियोसिस की बात करूं बेटा ये इंटेस्टिनल राउंडवर्म है, ठीक है, किससे कॉज होता है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एमीबायोसिस की बात करूं बेटा ये प्रोटोजोआ जो होता है हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इससे होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल इन्फेक्शन या फिर डायरिया जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9, इन एंजियोस्पर्म्स व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है, हमसे पूछा है कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है बेटा वो ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में, क्योंकि क्या होता है एंडोस्पर्म का क्या मतलब है कि देखो अब जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो एक मेल गैमीट तो बेटा फ्यूज कर जाता है एग के साथ, ठीक है, और वो बनाता है जाइगोट जो कि होता है डिप्लॉइड नेचर में, ठीक है। बट बेटा उसके अलावा जो दूसरा मेल गैमीट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। अब ये जब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो ये क्या करता है, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में क्या बनाता है, एक हमारा एंडोस्पर्म बनाता है, और जो एंडोस्पर्म जिसे हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन भी बोलते हैं, और ये होता है ट्रिप्लॉइड नेचर में। और ये जो दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रही होती है इसे हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जो हमारी तीन न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हुए हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा हैप्लॉइड की, तो बेटा हैप्लॉइड जो होता है वो हमारा मेनली प्लॉइडी होती है गैमीट्स की, जैसे कि सपोज एग हो गया या फिर हमारा पॉलन हो गया, ठीक है, या फिर जिम्नोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म की मैं अगर बात करूं तो दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। डिप्लॉइड की बात करूं तो हमारा जो प्लॉइडी होती है जाइगोट की, मैंने आपको अभी अभी बताया। टेट्राप्लॉइड की बात करूं तो बेटा ये रेयर है और टिपिकली सिर्फ स्पेसिफिक पॉलीप्लॉइड स्पीशीज में देखा जाता है या फिर थ्रू आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल डबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, विच सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि अमाशय की जठर ग्रंथियों में कौन सी कोशिकाएं जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आंतरिक कारण को स्रावित करती हैं, ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, जिसे हम पार्श्विका कोशिकाएं या फिर ऑक्जेंटिक कोशिकाएं बोलते हैं, वो हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि बेटा जो पैराइटल सेल होता है जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, इनके दो मेनली वाइटल रोल होते हैं। एक होता है सिक्रीट करना HCl जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है लगभग की pH 1.8 और जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 विटामिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका मेन दो काम ही यही है, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब ये एक लर्निंग बेस्ड वाली चीज है कि आपको लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए। पेप्टिक सेल की बेटा बात करूं, पेप्टिक सेल या फिर चीफ सेल जो है बेटा ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन को, जो कि क्या होता है इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है पेप्सिन का और गैस्ट्रिक लाइपेज का। गॉबलेट सेल या फिर म्यूकोजल नेक सेल की बात करूं तो ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, म्यूकस को ये सिक्रीट करते हैं जो कि स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक जो है वो क्या करता है बेटा एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाय इट्स ओन एसिड, और एसिड का नाम क्या है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is an example of non-reducing sugar? Non-reducing sugar का उदाहरण बताना है हमारे को। तो बेटा नॉन रिड्यूसिंग, पहली बात तो एक रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, उसके पास होते हैं बेटा फ्री एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर कीटोन ग्रुप, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होता है जो कि क्या करता है बेनेडिक्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन को क्या करता है रिड्यूस करता है, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज के अंदर जो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो लॉक्ड होते हैं, और वो जो है ये जो हमारा बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फिर फेलिंग सोल्यूशन है इसको ये इस पे एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है सुक्रोज ये हमारा राइट आंसर होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करो बेटा ये तो हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हमसे पूछा गया कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। बेटा लैक्टोज की बात करूं तो बेटा ये डाइसेक्राइड है, बट ये एक फ्री हेमीएसिटल ग्रुप में रहता है ऑन द ग्लूकोज, जिसकी वजह से ये क्या है एक रिड्यूसिंग शुगर में कंसीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है मेटाफेज दैट विल बी द राइट आंसर। हमसे पूछा गया है कि क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम की अलाइनिंग जो होती है इक्वेटोरियल प्लेट पे वो कौन से फेज में होती है। तो हमारे बेटा आपको पता है जब सेल डिवीजन होता है 4 फेज होते हैं, एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज एंड देन होता है टीलोफेज। तो हमारे क्या है मेनली कि इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या होगा कि ये जो अलाइनिंग होती है, ठीक है, ये हमारा बीच में क्या होता है सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट होता है। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे जो अलाइनिंग हो रही है, ठीक है, वो कौन से फेज में होती है। तो वो हमारी होती है बेटा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है जो स्पिंडल फाइबर होते हैं फ्रॉम ऑपोजिट पोल वो क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और वो उन्हें क्या करती है पुल करती है अंटिल वो एक परफेक्टली सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन ना हो पाए। इसीलिए हम लोग इसे मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं।
बेटा प्रोफेज की बात करूँ तो इसमें तो जो क्रोमोजोम होता है वो कंडेंस होता है, ठीक है, क्रोमोजोम की जो कंडेंसेशन होती है वो होती है इसमें, और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, बट दे आर स्कैटर्ड। एनाफेज की बात करूं, एनाफेज में जो है हमारे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो पुल अपार्ट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। टीलोफेज की बात करूं तो क्रोमोसोम जो है वो पोल में पहुंच जाते हैं और डी कंडेंसेशन होने लगती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इन यूकैरियोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बेटा कि यूकैरियोट्स में किसे हम मतलब अनुवाद के लिए, अनुवाद यानी कि बेटा ट्रांसलेशन के लिए सार्वभौमिक स्टार्ट कोडोन माना जाता है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है। तो बेटा जो हमारा ऑप्शन है AUG, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि AUG क्या होता है, एक स्टार्ट सिग्नल है फॉर द राइबोसोम टू बिगिन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड जो होता है हमारा मिथियोनीन, इसके लिए भी कोड करता है। और ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ट्रांसलेशन होता है वो किससे बिगिन करता है, स्पेसिफिक 3 लेटर सीक्वेंस जो होता है mRNA का, उसके लिए। फिर मैं अगर बात करूं बेटा UAA, UAG या फिर UGA, ये तीनों बेटा जो होते हैं हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ठीक है। और ये इसे हम लोग नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सिग्नल करते हैं हमारे राइबोसोम को ताकि क्या हो जाए, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाए, ठीक है, और जो न्यूली रिलीज प्रोटीन है वो रिलीज हो पाए, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैं जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो होमवर्क देती हूँ यहाँ पे। और मैं होमवर्क देने का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं बस ऐसे ही आपको होमवर्क दे दिया और हो गया। मैं जितने भी आपको होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है कमेंट में बताते हैं मुझे कि क्या क्या इसके आंसर्स हैं। इससे क्या होता है कि मुझे ये पता चल पाता है कि आप कितनी सिंसियरिटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अब तक कहाँ तक पहुँच पाया है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो आपको यूट्यूब पे जो ये मेरी वीडियो है इस पे कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या है, क्योंकि मैं बेटा सभी बच्चों के आंसर्स देखती हूँ कि आप लोग जो है क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और अपने जो टोटल स्कोर है वो तो आप मुझे बताते ही हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है, इन अ स्टैंडर्ड ECG द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो अब मैं बात करूंगी, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एनिमल फाइलम, ठीक है, कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एक यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन से एनिमल फाइलम का। तो हमारा जो ऑप्शन सी है एक्टिनोडर्मेटा, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो फाइलम एक्टिनोडर्मेटा होता है उसके अंदर जैसे कि क्या होते हैं, हमारे स्टारफिश हो गए, ठीक है, या फिर हो गए हमारे सी अर्चिन्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम को यूज करते हैं जो एक नेटवर्क होता है फ्लूइड फिल्ड कैनाल का एंडिंग इन ट्यूब फीट। और ये जो सिस्टम होता है ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा लोकोमोशन के लिए, ठीक है, फूड को कैप्चर करने के लिए या फिर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूं बेटा अगर पॉरीफेरा की, बेटा पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है फूड को फिल्टर करने के लिए। बट ये स्ट्रक्चरली वेस्कुलर सिस्टम जो हमारा एक्टिनोडर्मेटा होता है उससे थोड़ा सिंपलर होता है। मोलस्क की मैं अगर बात करूं तो ये जो है यूज करते हैं बेटा एक मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट, और इनमें ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अर्थ्रोपोडा की बात करूं तो बेटा इनमें क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यही इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और इसमें क्या होता है, एक एक्सोस्केलेटन होता है, वाटर बेस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम इनका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम इज प्राइमरली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ।
तो हमारा जो क्वेश्चन बी है लेटरल, ऑप्शन बी है लेटरल मेरिस्टेम या फिर हम कह सकते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, दैट विल बी द राइट आंसर। बेटा जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का मेनली मतलब क्या है कि अगर हमारे गर्थ में या फिर थिकनेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्लांट के, तो हम क्या बोलते हैं उसे कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। और ये जो है लेटरल मेरिस्टेम से अचीव किया जा सकता है। स्पेसिफिकली बेटा जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, या फिर बेटा हमारा जो कॉर्क कैम्बियम होता है, ठीक है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है बेटा वो सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग वुड बोलते हैं टुवर्ड्स इनसाइड, और सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड, जिसकी वजह से जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। एपिकल की बात करूं तो ये जो है प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि लेंथ को इंक्रीज करता है, कि ये जो पेड़ है इसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात करूं तो बेटा ये लीव्स के बेस पे पाया जाता है या फिर इंटरनॉड्स पे पाया जाता है, और ये प्लांट को रीग्रो करने में हेल्प करता है, जो कि हर्बीवोर्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। एपिडर्मिस की बात करूं बेटा, ये तो आउटर मोस्ट हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट का, ठीक है, नॉट अ ग्रोथ प्रोड्यूसिंग टिश्यू। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन द ह्यूमन नेफ्रॉन, ठीक है, ह्यूमन नेफ्रॉन के अंदर जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है वाटर की एंड यूजफुल सब्सटेंस, वो किस में अक्कर करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑप्शन सी है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीटी। तो बेटा जो पीसीटी होता है वो क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, और इसमें क्या होता है, जो वास्टली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। नियरली मैं बताऊं आपको कि 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जो वाटर होता है, एंड 100% जो न्यूट्रिएंट होता है जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है बैक इनटू द ब्लड। बोमन्स कैप्सूल की बात करूं बेटा तो ये मेनली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए इसका मेन रोल होता है, जो कि फ्लूइड को पुश आउट करता है, जो भी मतलब जहां पे भी ब्लड है सपोज, ठीक है, तो वहां से फ्लूइड जो है वो पुश आउट हो जाता है इनटू नेफ्रॉन। कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो इसका मेन काम होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, ठीक है। कुछ आप कह सकते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्ट को ये रीएब्जॉर्ब करता है। डीसीटी की बात करूं तो ये बेटा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर की और सोडियम आयन की बेस्ड ऑन हार्मोनल सिग्नल, जैसे एल्डोस्टेरोन अगर कोई सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम कर लो, इसको रीएब्जॉर्ब कर लो, तो वो कर लेता है। अपने मन से इसका कोई प्राइमरी फंक्शन ये नहीं होता है। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, स्टैटिन। स्टैटिन जो होता है वो क्वेश्चन हमारा है कि स्टैटिन्स वाइडली यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है यीस्ट मोनस्कस परप्यूरस, ये हमारा राइट आंसर होगा। स्टैटिन जो होता है बेटा एक हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द यीस्ट मोनस्कस परप्यूरस। ये जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं, और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं एंजाइम को, जो हमारा HMG को ए रिडक्टेज एंजाइम है, इसको इनहिबिट करते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है लिवर के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की तो बेटा बैक्टीरिया जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, बट स्टेटिन जो है वो यीस्ट से मिलता है। एल्गी की बात करो तो बेटा एल्गी जो है वो अगार अगार या फिर मान लिया एल्जिन, इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेनली यूज होता है। वायरस की बात करूं तो बेटा वायरस जो होता है वो पैथोजन या वेक्टर होता है जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो हमसे नेट गेन पूछा है। पहली बात तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये पता होना चाहिए, हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, हमसे पूछा है कि गेन कितना हुआ है, कि उसको फायदा कितने का हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है 2 ATP, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बेटा टोटल 4 ATP जो है वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं। 2 ATP जो होते हैं वो इनिशियली प्रेपरेटरी फेज होता है जो,
फॉस्फोराइलेशन, उसमें यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा नेट गेन होता है वो 4 - 2 यानी कि 2 ATP होता है। 4 हमारा बेटा टोटल हो गया। 36 की बात करूँ या 38 की बात करूँ तो बेटा ये थ्योरेटिकल यील्ड होता है एटीपी की आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा क्रेब साइकिल भी आता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आता है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो पहली बात आपको ध्यान से पढ़ना है कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस हमने नेट एटीपी पढ़ रखा है गेन या नेट एटीपी पढ़ रखा है तो जस्ट 36 38 कुछ भी लगा के चलते बने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेव्स डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज्ड बाय। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, यानी कि थायराइड की अधिकता के कारण जो है हमारा ग्रेव डिजीज होता है। ग्रेव डिजीज क्या होता है? जब बेटा इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, इम्यून सिस्टम वो क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है जो कि मिमिक करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो ओवर प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, ओवर प्रोड्यूस करता है वो थायराइड हार्मोन को, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे बेटा वेट लॉस हो जाएगा, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, आईज जो है वो बल्ज आउट होने लग जाएंगी। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है बेटा, हाशीमोटो डिजीज या फिर हम सिंपली कह सकते हैं गॉइटर जो है वो होता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इससे बेटा एडिसन डिजीज होता है। ठीक है, और हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से क्या होता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि बेटा हमारा लो ब्लड शुगर। ठीक है, नॉट अ थायराइड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द थिक नॉन सेल्यूलर प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द मैमेलियन एग इज कॉल्ड। तो हमसे पूछा गया है कि जो मैमेलियन एग होता है उसको सराउंड करने वाला नॉन सेल्यूलर प्रोटेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे ये पूछा है नॉन सेल्यूलर। ठीक है, तो कहीं सेल्यूलर वाला आप लोग ना लगा दो। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा ना लगा दो क्योंकि भाई वो तो सेल्यूलर होता है। ठीक है, अच्छा तो अब हमारा इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन क्या आएगा आंसर, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या होता है, एक हमारा बहुत ही ज्यादा क्लियर नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है और ये किसको सराउंड करता है, सेकेंडरी oocyte को सराउंड करता है और एक क्रिटिकल ये रोल प्ले करता है इन एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या इंश्योर करता है कि सिर्फ जो स्पर्म है सेम स्पीशीज के वो फर्टिलाइज कर सके एग को, और पॉलीस्पर्मी को ये इनहिबिट करता है या प्रिवेंट करता है। कोरोना रेडिएटा की बात करूं बेटा तो ये आउटर लेयर होता है फॉलिकुलर सेल्स की, सो इट इज सेल्यूलर नॉट ए सेल्यूलर या फिर मतलब नॉन सेल्यूलर। फिर विटेलिना मेम्ब्रेन, जो विटेलिन झिल्ली होती है बेटा, ये क्या होती है, एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की। ठीक है, नॉन मैमल्स में पाई जाती है, हमसे पूछा गया है मैमल्स। पहली बात तो क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कोरियन की बात करूं तो ये बेटा वन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है जो कि फीटल पार्ट बनाता है प्लेसेंटा का। ठीक है, इन डेवलपमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे चुकी हूँ, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ। और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है ना, आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोग अब तक भी इतनी वीडियोस में कमेंट करते आए हैं, इतने आंसर्स को सही बताते हुए आए हैं, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो उसी सिलसिले में, उसी आप कह सकते हैं सीरीज में, उसी पैटर्न में जो मैं आज क्वेश्चन दे रही हूँ वो भी बेटा आपको बहुत अच्छे से मुझे आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइकन्स आर कंसीडर्ड वेरी गुड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो लाइकन है वो कौन से प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को बहुत अच्छा जैविक संकेतक हम कह सकते हैं माना जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, ये हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि बेटा जो लाइकन्स होते हैं बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में होता है उससे, क्योंकि ये एक वैक्सी क्यूटिकल को लैक करते हैं और ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये ऐसे एरिया जहाँ पे हाई पॉल्यूशन होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर लाइकन एब्सेंट है किसी भी फॉरेस्ट या सिटीज में तो इसका क्लियर कट मतलब है कि वहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। वाटर, सॉइल या बेटा नॉइज पोल्यूशन की बात करूँ तो ये जो है जैसे सपोज ई कोलाई जो है वो वाटर को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि वाटर में अगर पोल्यूशन है
तो लाइकन्स जो है वो स्पेसिफिकली एटमॉस्फेरिक हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें हमसे पूछा गया है कि गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंजीनियर टू बी रिच इन। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए विटामिन ए, दैट विल बी द राइट आंसर। गोल्डन राइस जो है वो क्रिएट किया गया था, जो जीन्स ली गई थी वो ली गई थी बेटा मेज से, ठीक है, और सॉइल बैक्टीरियम टू प्रोड्यूस अ बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन। अब इसमें क्या था कि जो ह्यूमन है वो कन्वर्ट कर दे इनटू विटामिन ए, ठीक है। तो ये जो था डिजाइन किया गया था टू कम्बैट वीएटी यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, क्योंकि राइस जो है जहाँ पे स्टेपल फूड है और वहाँ पे विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको क्योर करने के लिए गोल्डन राइस जो है वो बनाया गया था जीन्स को इंसर्ट करके। विटामिन सी जो होता है बेटा या फिर आयरन हो गया या फिर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, ये जो है बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होते हैं जैसे कि आयरन रिच बीन्स हो गए। तो ये स्पेसिफिक और फेमस पर्पस जो है वो गोल्डन राइस का वो विटामिन ए के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज टिपिकली द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइमरी इन्फेक्शन। तो हमारा जो ऑप्शन सी है IgM, यानी कि ऑप्शन हमारे को 4 दिए हुए हैं, IgG, IgA, IgM और IgE। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि प्राइमरी इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी करती है। तो हमारा जो इम्यूनोग्लोबिन M है वो राइट आंसर आएगा। ये बेटा लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, पेंटामर हम कहते हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं इम्यून सिस्टम की। ये जैसे ही कोई पैथोजन जो है बॉडी में एंटर करता है फटाफट से ये क्या करती है, क्विकली वहाँ पे एकदम से प्रोटेक्शन के लिए, अर्ली प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर IgG की बात करूँ, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है और ये लेटर प्रोड्यूस होती है इन्फेक्शन के लिए सेकेंडरी एक्सपोजर में। IgA की बात करूँ तो ये फाउंड होती है प्राइमरली इन सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, टू प्रोटेक्ट म्यूकोजल सरफेस। IgE की बात करूँ तो बेटा जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं जैसे कि या फिर कोई डिफेंड करना है हमें अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच प्लांट हार्मोन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है हम किसे बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड जो है वो हेल्प करता है प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कि हमारा ड्रॉट, उसमें सर्वाइव के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट के अंदर पानी की कमी हो रही है तो ए क्या करेगा, स्टोमेटा को सिग्नल देगा कि तुम अब क्लोज हो जाओ ताकि वाटर लॉस जो है वो नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीड डोरमेंसी को भी ये प्रमोट करता है, ठीक है, ताकि प्लांट जो है वो सरवाइव कर सके विंटर के अंदर। ऑक्सीन की बेटा बात करूँ तो ये सेल एलोंगेशन में मेनली हेल्प करता है, ठीक है, सेल एलोंगेशन में। साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, लीफ एजिंग को डिले करता है। जिब्रेलिन की बात करूँ बेटा तो ये स्टेम एलोंगेशन में इसका मेन रोल रहता है, ठीक है, और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स बीइंग कलर ब्लाइंड। तो पहली बात तो इसका आंसर आएगा 0%। अब क्यों आएगा पहले समझते हैं। मेल जो होता है वो होता है XY, फीमेल होती है XX। हमसे पूछा है कलर ब्लाइंड मेल, तो आपको पता होगा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक X लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, X लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे मेल के X के ऊपर होगा, फीमेल हमारी नॉर्मल है। तो अगर बेटा ये क्या करेंगे, क्रॉस हम इनका कर दें फीमेल का और मेल का, तो क्या होगा बेटा, 50% हमारी फीमेल बनेगी, 50% ही हमारा मेल बनेगा। बट आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेल बन रहा है XY वो टोटली नॉर्मल है, यानी कि 0% चांस होगी सन्स बीइंग कलर ब्लाइंड। बट साथ ही साथ अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि फीमेल का क्या प्रोबेबिलिटी होगी या फिर फीमेल क्या होंगी, तो बेटा कलर ब्लाइंड तो फीमेल भी नहीं होगी, बट फीमेल में क्या होगा, कैरियर फीमेल होगी, ठीक है, यानी कि फीमेल्स क्या करेंगी, कैरी करेंगी, क्योंकि जो फादर अफेक्टेड है X से बट वो खुद से कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, वो कैरियर बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द सेंट्रल कोर
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जो सेंट्रल कोर है ऑफ अ यूकैरियोटिक सीलियम और फ्लैजिलम इज टर्म्ड द, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है एक्सोनीम, ये हमारा राइट आंसर आएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि जो सेंट्रल कोर है, जो हमारा सीलियम या फिर फ्लैजिला है, उसके सेंट्रल कोर की बात पूछी गई है। तो एक्सोनीम जो होता है वो सेंट्रल कोर होता है सीलियम या फ्लैजिला की। यूकैरियोट्स के अंदर टिपिकली जो है ये 9+2 का बेटा अरेंजमेंट शो करते हैं, मीनिंग 9 पेयर जो होते हैं वो डबलेट होते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, और वो एक सर्कुलर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स में अरेंज्ड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो मूवमेंट ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसल बॉडी की बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो बेस पे लोकेटेड होता है इनसाइड द सेल, फ्रॉम विच द सीलियम और जो हमारा फ्लैजिला होता है वो एमर्ज होता है, ये कोर नहीं होता है। सेंट्रियोल की बात करूं तो ये बेटा सिलेंडर शेप का होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन के अंदर। जो बेसल बॉडी होती है वो सेंट्रियोल से डिराइव होती है। जो कोर होता है विप लाइक अपेंडेजेस, वो क्या होता है, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि जो हमसे पूछा गया कि सेंट्रल कोर जो है वो क्या होता है, वो हमारा एक्सोनीमा होता है। जो हमारा बेसल बॉडी होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस पे लोकेटेड होता है, जहां से सीलिया या फिर फ्लैजिला जो है वो एमर्ज होती है, ठीक है। अब सेंट्रियोल क्या होता है, ये सिलेंडर शेप का होता है, जिसमें बेटा क्या होता है, जो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। जो बेसल बॉडी होती है वो किससे डिराइव होती है, सेंट्रियोल से डिराइव होती है, ठीक है। और जो कोर होता है विप लाइक अपेंडेजेस का, वो किससे डिराइव होता है, एक्सोनीम से डिराइव होता है। माइक्रोविलाई की बात करूं मैं अगर, तो ये जो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर। इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स माइक्रोट्यूब्यूल कोर नहीं होता फ्लैजिला का, ठीक है। इनका सिंपल सा काम होता है कि भाई अपना आए और अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मॉलिक्यूल सर्व्स एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, कि जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को। तो हमारा जो ऑप्शन बी है एसिटाइल कोए, ये राइट आंसर होगा। ग्लाइकोलाइसिस बेटा जब एंड होता है तो एंड जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जब ये एंटर करना होता है इसे क्रेब साइकिल में, तो क्रेब साइकिल में एंटर करने के लिए इसे कहाँ जाना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पायरुविक एसिड जो है बेटा एक लिंक रिएक्शन के अंदर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो वहां पे वो क्या करता है, एसिटाइल कोए बन जाता है, और एसिटाइल कोए जो होता है वो एक्चुअल एंट्री पॉइंट होती है क्रेब साइकिल की। पायरुविक एसिड तो बेटा एंड प्रोडक्ट होता है। सिट्रिक एसिड की बात करूं, सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो कि क्रेब साइकिल में बनता है जब एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, एसिटाइल कोए को, और साइकिल को स्टार्ट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसेरियस सेल इज टर्म्ड एज। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल बी द राइट आंसर। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कि आपसे अभी क्वेश्चन में बोला ना कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियस सेल। तो बेटा नॉर्मल सेल क्या करता है, अपना जब कंट्रोल लूज कर देता है और उसकी ग्रोथ जो है ना बिल्कुल लगातार होती जाती है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और क्यों बढ़ता जाता है, ड्यू टू म्यूटेशन इन इट्स डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन हो गई, स्पेसिफिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स में या फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। तो ये क्या करता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए जो हेल्दी सेल्स हैं वो मैलिग्नेंट या फिर कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट डिवाइड्स अनकंट्रोलेबली। मेटास्टेसिस की बात करो बेटा, तो ये क्या है, ये तो स्प्रेड होता है, कि जो स्प्रेड होता है, हम मतलब स्प्रेडिंग हो रही है कैंसर सेल्स की फ्रॉम द ओरिजिनल साइट टू द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड और लिम्फ, तो उसे हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की मैं बात करूं तो बेटा ये तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है कि अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जा रही है तो वो रुक जा रही है, ठीक है, कि अगर किसी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो रुक जाती है। कैंसर सेल तो ये प्रॉपर्टी लूज कर देता है, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीसीडी यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। तो नॉर्मल सेल जो है वो पीसीडी करता है अगर वो डैमेज हो जाता है। कैंसर सेल बेटा किसी भी मामले में पीसीडी नहीं करता, वो जिंदा रहते हैं, अमर होते हैं, इमॉर्टल, एंड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। तो बेटा आज हमने करे हैं मॉडल पेपर नंबर 12 के बहुत सारे क्वेश्चंस, 30 का करीबन क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई हो तो आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने नंबर्स जो हैं वो आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसी फ्रेंड के कितने बने, आपके कितने बने, है ना।
जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करने हैं और यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग रोज़ाना सीरीज़ करते रहते हैं, तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमारा जो ऐप है नर्सिंग गुरुकुल उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मिलेगा एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज। तो मिलते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर नंबर 13। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बात होती है और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।